तशवीशनाक सूरत हाल है। इसकी वजह यह है कि एक बार फिर तालिबान ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि इंडिया भी अब इसका स्टेक होल्डर बन रहा है। इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि ये इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर जाए है इंडिया के अंदर। लेकिन चाइना और यूएस बहुत बड़े प्लेयर है पूरी दुनिया के लिए। आपस में उनका क्लैश जो है, क्या आपको नज़र आ रहा है कि यकीनन ये इकोनॉमी की जंग है या जो भी हम कहें पैसे की जंग है, लेकिन इसका नुकसान बहरहाल हर किसी को उठाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमेशा दुनिया में बुरी खबरों की वजह से ही मशहूर रहता है। कि मेरे ख्याल में कि राजा रियाज साहब इज़ अ लोटा जो पहले किसी और के टिकट पे आए थे और अभी किसी और के लिए बोल रहे हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए हैं और ख़ुद चाहते हैं कि PMLN के कैंडिडेट बने अगले इलेक्शन में। इनका पता नहीं क्यों इनको आप लोग एम्फेसिस दे रहे हैं। आई डोंट थिंक वन शुड गिव हिम एनी इम्पोर्टेंस। देखिए, ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से एक नहीं बल्कि एक धमकियों भरी एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और उस प्रेस रिलीज़ में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये कहा है कि ये पाकिस्तान का अपना फेलियर है जो वहाँ पर बम धमाके हो रहे हैं, कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई धमाका होता है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये आपकी अब भी जो चीन और अमेरिका का जो ट्रेड है वो $700 बिलियन है और इसी प्रकार चीन का और ताइवान का भी ट्रेड काफी बड़ा है। और ये भी सच्चाई है, चीन का जो ट्रेड यूरोपियन यूनियन और यूएस से है वो $3 ट्रिलियन का है। और इसीलिए चीन जो है खुल के नहीं आ रहा रूस की हेल्प करने। उसकी वजह यही है कि चीन नहीं चाहता कि यूरोपियन यूनियन और यूएस उसके ऊपर सैंक्शन लगाए। अगर सैंक्शन लगती है तो उसके ट्रेड पे इफेक्ट होगा जो कि $3 ट्रिलियन का है। तो ये सच्चाई है, ये लड़ाई आपस में चली हुई है टिट फॉर टैट वाली, और क्या होगा वो समय बताएगा। मगर ये सच्चाई है कि शिफ्टिंग और सप्लाई चेंज काफी जोरों से हो रही है चीन से, काफी कंपनियां वहां से निकली और डीकपलिंग भी हो रहा है। अब बिल्कुल असद साहब, ये हो सकता है इसलिए कि जनरली स्पीकिंग एक जनरलिस्ट, एक अगर सियासतदान नहीं, एक जनरलिस्ट जो होता है वो अगर कैबिनेट मीटिंग्स पे प्रिसाइड करता है और एक स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन एंड इकोनॉमिस्ट जो है वो अपने सब्जेक्ट्स पे डील करता है। मगर इसलिए कि आज का जो क्राइसिस है पाकिस्तान में, इट इज़ मैनिफेस्टली इकोनॉमिक फाइनेंशियल, तो मेरे ख्याल में शायद इस वक्त ये हो कि वो सोचें, और कौन सोचें, IMF एंड क्रेडिटर नेशंस दोनों। जिम्मेदारी है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है आप हम पर ब्लेम ना करें। यानी ज़बीउल्लाह मुजाहिद, स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान, उन्होंने अब पाकिस्तान पर यह ब्लेम किया है कि आपके घर में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है और ये आपका अपना फेलियर है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है, क्योंकि अगर हमारी ज़मीन पर कोई ऐसा हमला होगा तो हम उसको रोकते हैं। जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए जो कि दाइश के लोग कहे जाते हैं और उसमें पाकिस्तानी शामिल थे। यानी एक तरीके से उन्होंने एक सोचें कि भाई एक आदमी होना चाहिए जो जैसा IMF चलता है, इकोनॉमी कैसा चलता है, जो एक्सपीरियंस है, वर्स्ट है, निगोशिएटर है, इसको सब के बारे में इनको पता हो, तो अगर कुछ करना हो तो ये समझ सकेंगे और एक्सप्लेन कर सकेंगे आसानी से कि क्यों एक किस्म का फैसला हो रहा है। का नजरिया कुछ एक बदला है। भारत ने कहा कि एक तो हम हथियार जो हैं अब बाहर से नहीं खरीदेंगे, ज्यादातर हम हथियार भारत में बनाएंगे, जो कि अभी 50-60% है, वो बढ़ते जाने। इसी प्रकार मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, हम भारत में खुद बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड के लिए। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हैं, अभी फिलीपींस भी ले रहा है, उसको इंडोनेशिया भी ले रहा है। उसके बाद आकाश मिसाइल है, नाग मिसाइल है। इसके बाद आपके जो तेजस मार्क 1 अल्फा, उसको सऊदी भी खरीदना चाहता है और बाकी मलेशिया वगैरह देश है वो भी खरीदना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो हम हथियार नहीं बना पा रहे उसकी हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके भारत में प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हमने अभी M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर यूएस से लिया, उसको भारत में महिंद्रा डिफेंस बना रहा है भारत में। इसी प्रकार हमने K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड गन साउथ कोरिया से ली कि वो बहुत ही ज्यादा आधुनिक है
और उसको हमारा एलएनटी बना रहा है। कहने का मतलब यह है भारत अब ज्यादा से चीजें खुद बनाना चाहता है और वो इतनी अच्छी बनाना चाहता है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर पाए। इसी प्रकार से है इसके दो हिस्से हैं। एक तहरीक इंसाफ ने 3-3.5 साल और बाकी 1.5-2 साल जो है वो पीडीएम की या इत्तेहादी जमातों ने, पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा थी। आप इसको, एक तो ज़ाहिर है हमारे सामने फिगर्स हैं कि इन्फ्लेशन 13% थी और वो 29% पे चली गई और 39% को टच करके वापस आई है। फिर हम देखते हैं कि बाकी जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा, फिर डॉलर प्राइसेस, फिर पेट्रोल प्राइसेस। तो एक ये कंपैरिजन है। क्या यही कंपैरिजन है दोनों हुकूमतों की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, या कुछ और पैरामीटर्स भी होने चाहिए हमारे सामने? क्योंकि मौजूदा हुकूमत का दावा यह है, और पिछले 2 दिन से जो हम सुन रहे हैं, कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, वरना मुल्क, अभी राजा रियाज साहब ने भी यही कहा है, जिनको हम बिल्कुल हल्का नहीं लेते, उन्होंने भी यही कहा है कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता अगर ये हुकूमत होती। और बिलावल साहब कह रहे हैं एक तन्हाई का शिकार था और हमने इसको बचाया। कैसे देखते हैं आप कंपैरिजन? देखो, सच्चाई है कि आज की तारीख में ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट था, मगर आने वाले दिनों में जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, क्योंकि जो ये चिप्स हैं इनका इस्तेमाल ऑलमोस्ट एवरी जो मॉडर्न आइटम है, आप मिसाइल बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल, न्यूक्लियर एनर्जी में सेमीकंडक्टर चिप्स है, मॉडर्न आपके जो स्मार्टफोन है उसके अंदर, मिसाइल टेक्नोलॉजी में आपका सेमीकंडक्टर चिप्स का है। तो आने वाला जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम होगा तो सेमीकंडक्टर चिप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और अभी अगर आप देखें कि सेमीकंडक्टर चिप्स को ज्यादा कंट्रीज नहीं बना पा रही हैं और इसकी टेक्नोलॉजी भी रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि अभी यूएस में है और ताइवान एक इसका बहुत बड़ा आप कहो तो बहुत बड़ा एक नुमाइंदा है जिसके पास ये काबिलियत और क्षमता है। और चीन के पास इतनी सेमीकंडक्टर चिप्स की टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि रॉ मटेरियल उसके पास है। तो ये सच्चाई है कि जो लड़ाई चली हुई है चीन और अमेरिका की, जो ट्रेड वार है, इसके अंदर ज्यादातर अब हो क्या रहा है, जब से कोविड-19 के बाद किस प्रकार से चीन को दबाया जाए। और तो ये बात दो चलनी है, एक तो शिफ्टिंग और सप्लाई चेन कि वहां सीधी सादी बात यह है कि परफॉर्मेंस जो हुआ है इस गवर्नमेंट का, आप लोग देख रहे हैं भाई, शुगर 1.5 साल में 45% इंक्रीज कर गया है, फ्लावर 55% इंक्रीज कर गया है, नान एक रोटी 50% इंक्रीज कर गया है, पोल्ट्री 37%, घी 22। देखिए, मैं पढ़ के ये चलता रहे, ये क्या फर्क पड़ता है, पेट्रोल 45, डीजल 40, इन लोगों को कोसते हैं लोग। तो कहने की बात ये है कि इनका जो काम, दे हैव फेल्ड, होपलेसली फेल्ड। और अगर होपलेसली फेल नहीं करते तो मेरे ख्याल में केपी में ये जो इलेक्शन हुआ है, ये तो नून लीग चलाया है ना पीडीएम को। नून लीग को 2000 वोट्स मिले, जेयूआई को 13,000 मिले और पीटीआई को 20,000 मिले। तो देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि ये छोड़ें आप इनकी कंपैरिजन, आई डोंट थिंक इस थिंग। मैं समझता हूँ कि हम जो बात कर रहे थे इससे पहले, वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाई हफीज शेख इज इन द रनिंग। ये मालिक साहब ने ठीक कहा है, हफीज शेख नॉर्मली वुड नॉट बी इन द रनिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर, मगर हम खुद कह रहे हैं ना कि हमारा क्राइसिस इतना, मैं समझता हूँ इट्स इकोनॉमिक। अब वो कहते हैं स्टेबिलिटी। मैं आपको बताता हूँ, क्या फॉरेनर्स अगर समझते थे कि हमारा गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी, पाकिस्तान को रॉक ना करो, कुछ ज्यादा नहीं मिल सकता? अर्जेंटीना को $300 बिलियन मिल गया है, हम लोगों को एक के लिए हम मर रहे हैं, 2 के लिए मर रहे हैं। कमाल है, $300 बिलियन अर्जेंटीना को IMF ने दिया है। क्यों दिया है? देखिए, बात फॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमेशा दुनिया में बुरी खबरों की वजह से ही मशहूर रहता है। मैं देख रहा था कि अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनकी एक मैसेज आया और उन्होंने कहा कि जी, एक ट्वीट किया उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं उनको रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये पाकिस्तान की सरकार हमारे ऊपर इल्ज़ाम न लगाती रहे कि हम ये दहशतगर्दी हमले करवाने में नाकाम, रोकने में नाकाम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान जो है, आपको पता ही है तालिबान के लिए हम कितनी लुडियां डालते थे, डोल पीटते थे, क्या-क्या नहीं करते थे, इनके लिए लॉबिंग करते थे, दुनिया को इनके लिए तरले करते थे
कि इनको पावर में आ गए, इनको रिकॉग्नाइज करें। आज वही अफगान तालिबान हमें जो है वो मरवा रहे हैं टीटीपी के हाथों, अलकायदा के हाथों। एनी हाउ ये तो एक है ही है, लेकिन एक बहुत बड़ी लीक ऑफ द ईयर है, और वो ये है कि एक अमरीकी अखबार है इंटरसेप्ट, उन्होंने उनमें दो जो हैं जर्नलिस्ट हैं, रान ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन, उन्होंने क्या किया है जनाब, और जिन्हों कहते हैं ना पहले ही कटे बड़े खुले सान, उन्होंने एक और कटा खोल दिया है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो दाइश के लोग काम करें या दाइश के साथ मिलकर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें जो लोग पकड़े हैं जिसके बारे में उनके पास इंटेलिजेंस मौजूद है। पाकिस्तान, जिस तरह हम ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से यहाँ पर दहशतगर्दी होती है, अफ़गानिस्तान के दहशतगर्द या टीटीपी या वहाँ से जो दाइश के लोग हैं वो यहाँ पर दाखिल होते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने मुल्क अफ़गानिस्तान में जो लोग पकड़े उनका ताना बाना और जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान से है। तो एक तरीके से जो कंपनी शिफ्ट कर रही हैं, स्पेशली जो चिप्स बनाने वाले भी थी वो दूसरे देशों में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, वियतनाम जा रही है, भारत जा रही है। और इसी प्रकार डीकपलिंग की बात हो रही है कि चीन को हटाया जाए इस रास्ते से, दूसरे देशों पे डिपेंड होना चाहिए। तो यह एक प्रकार का आपस में ट्रेड वार है यूएस और चीन के बीच में। तो ये सच्चाई है इसका। और अमेरिका के साथ वर्ल्ड की ज्यादा कंट्रीज खड़ी हैं, क्योंकि अब चीन जो है एक प्रकार से आइसोलेटेड है, वो दादागिरी करता है, चाहे वो साउथ चाइना सी में है या आप उसको देखें जो एशियन कंट्रीज से है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब ये एक प्रकार का नॉर्म है कि किस प्रकार से सप्लाई चेनों को शिफ्ट किया जाए और किस प्रकार से जो मॉडर्न चिप्स वगैरह है चीन ना बना पाए। मगर चीन एक ऐसा देश है जिसके पास इकोनॉमिक माइट है और बहुत पावर है।